हो जाएगा। क्लास 12th बायोलॉजी क्लास में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर नंबर 5 पढ़ाया जा रहा था, वंशागत एवं विविधता के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसमें आपको पिछले वीडियो के माध्यम से बहुत सारी जानकारियां दी गई हैं। जिसमें सबसे पहले आपको बताया था जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने दिया, तो बेटसन ने दिया है। फिर आनुवांशिकता क्या है और विभिन्नताएं क्या हैं। मेंडल के बारे में बताया था, क्योंकि फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल को कहा जाता है। जेनेटिक्स की नींव मेंडल ने रखी थी, इसलिए मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है। मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट मटर के पौधे पर, उद्यान मटर पर किया था, जिसे हम पाइसम सटाइवम के नाम से जानते हैं। आप सभी उद्यान मटर से परिचित हैं, जिसका वानस्पतिक नाम पाइसम सटाइवम होता है और इसकी फैमिली पैप्लियोनेसी होती है। मटर के पौधे में अपने प्रयोग किए थे, इसीलिए वो सफल हुए, क्योंकि मटर के पौधे में 7 विरोधी लक्षण होते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोगों को 7 वर्षों तक निरंतर किया और निरंतर प्रयोग करने के पश्चात उन्होंने उनके आंकड़े को, उनके जो भी रिजल्ट प्राप्त हुए थे, उनको रिकॉर्ड करके रखा था। बाद में रिजल्ट को एक पत्रिका में प्रकाशित किया और उस रिजल्ट के बाद जेनेटिक्स की शुरुआत हुई है। इस सब के बारे में आपको पहले बताया जा चुका है कि ग्रेगर जॉन मेंडल के एक्सपेरिमेंट को बाद में 3 वैज्ञानिकों ने पुनः स्टडी किया था, जिनके नाम थे ह्यूगो डेब्रिज, कार्ल कोरेंस और शेरमार्क। इस सब ने देखा कि जो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान बताया था, समझाया था, वही रिजल्ट हम लोगों को भी प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए इन लोगों ने ही मेंडल के वर्क को ओरिजिनल वर्क के रूप में माना और फादर ऑफ जेनेटिक्स की टाइटल से नवाजा गया। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए मटर के पौधे का चुनाव किया था, क्योंकि मटर में कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे कि मटर का पौधा 1 वर्षीय होता है, बीज बोने से बीज बनने तक का समय 1 वर्ष के अंदर का ही होता है। मटर के पुष्प द्विलिंगी होते हैं। मटर में लंबे पौधे, बौने पौधे, दोनों प्रकार के पौधे भी होते हैं। इसके अलावा 7 विरोधी लक्षण भी उपस्थित होते हैं। मटर में स्वपरागण भी होता है और परपरागण भी किया जा सकता है, जिससे इनके एक्सपेरिमेंट को काफ़ी सहायता मिली। मटर का पुष्प द्विलिंगी होता है और इसमें विपर्यासी लक्षण भी उपस्थित होते हैं। इस तरह की कई सारी विशेषताएं थी, जिसके कारण ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया और अपने एक्सपेरिमेंट में सफल भी हुए। इतना कुछ आपको पिछले वीडियो के माध्यम से बताया जा चुका है। मेंडल ने जो अपने नियम दिए थे, जिनको हम मेंडल के नियम के नाम से जानते हैं, या लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, आनुवांशिकता के नियम के नाम से जानते हैं, तो मेंडल के आनुवांशिकता नियम को हम 2 तरह से बांट सकते हैं। एक कहलाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस और दूसरा कहलाता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। अर्थात ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो भी अध्ययन किया था, अध्ययन करने के परिणाम स्वरूप उनको जो भी परिणाम प्राप्त हुआ था, उन परिणामों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। और ये दोनों भाग एक गुण संकरण या एक संकर संकरण और द्विगुण संकरण या द्विसंकर संकरण के नाम से जाने जाते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने अपने जो एक्सपेरिमेंट दिए थे, उनको अगर हम नाम देना चाहें तो पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसे प्रभाविता का नियम कहते हैं, जो कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। अर्थात मेंडल के द्वारा दिए गए आनुवांशिकता के नियम को एक गुण संकरण या एक संकर संकरण और द्विगुण संकरण या द्विसंकर संकरण 2 भागों में बांट सकते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर जो आधारित मेंडल के नियम थे
वो था पहला नियम लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसे प्रभाविता का नियम कहते हैं, और दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। पृथक्करण के नियम को एक अन्य नाम से भी जानते हैं, आगे जानेंगे आप इसका नाम ये क्यों है। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स या युग्मकों की शुद्धता का नियम। तो दो मेंडल के नियम ऐसे हैं जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित हैं। उनमें पहला है प्रभाविता का नियम और दूसरा है पृथक्करण का नियम। जबकि मेंडल के द्वारा दिया गया तीसरा नियम डाई हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है और इस नियम का नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम डाई हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है, अर्थात हमें सबसे पहले दो चीज़ों को समझना होगा। पहला कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस अर्थात एक संकर संकरण क्या है, और दूसरा समझना है डाई हाइब्रिड क्रॉस, जिसे हम द्विसंकर संकरण के नाम से जानते हैं। यदि हमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पूरी जानकारी हो जाए तो हम मेंडल के जो नियम हैं, जिनके नाम हैं पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पृथक्करण का नियम, और तीसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये तीन नियम हैं। इन तीनों नियमों को हम इनकी व्याख्या मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर कर सकते हैं, अर्थात प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम जिसे कहते हैं, और तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इन तीनों नियमों की व्याख्या हम एक गुण संकरण मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस या एक संकर संकरण क्या होता है। नाम से स्पष्ट है कि ऐसा संकरण जो केवल एक ही लक्षण को ध्यान में रखते हुए कराया जाए, एक ही लक्षण के आधार पर कराया जाए, ऐसा संकरण मोनोहाइब्रिड क्रॉस या एक गुण संकरण कहलाता है। संकरण का मतलब अर्थ क्या हुआ, जैसे मान लिया ये मटर का पौधा है और इसमें पुष्प लगा हुआ है। आपने मटर के 7 विरोधी लक्षण पढ़े हैं। ये इसके पुंकेसर हैं और ये इसका जायांग है। जायांग में जायांग को फीमेल पार्ट कहते हैं और पुंकेसर को मेल पार्ट कहते हैं। चूँकि मटर का पौधा बाइसेक्सुअल होता है, इसलिए हम नर प्लांट और मादा प्लांट यानी मेल प्लांट और फीमेल प्लांट दोनों को अलग कैसे करेंगे। जिस फ्लावर को हमें मेल बनाना है उसके पुंकेसर बचाए रखिए, अर्थात उसके स्टेमेंस लगे रहेंगे, और गायनोसियम को हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए। और जिस प्लांट को हमें फीमेल बनाना है उसका उस प्लांट के पुष्प के स्टेमेन को हटा दीजिए और उसके गायनोसियम को बचा रहने दीजिए, तो फीमेल प्लांट हो जाएगा। किसी पुष्प के पुष्प से क्या निकालना, पुंकेसरों को निकाल देना कहलाता इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन करने पर किसी फ्लावर के सारे पुंकेसरों को निकाल देने पर वह पुष्प फीमेल प्लांट बन जाता, क्योंकि उसमें शेष गायनोसियम है। तो इमैस्कुलेशन कर दिया गया, बाइसेक्सुअल होने के बावजूद उसके स्टेमेंस को निकाल दिया गया, तो प्लांट में गायनोसियम बचा, फीमेल प्लांट हो गया। अब इस मेल प्लांट के परागकणों को फीमेल प्लांट की स्टिग्मा पर परागकण पुंकेसरों में बनते हैं। पुंकेसर के परागकोश में परागकणों का निर्माण होता है। इन परागकणों को उठाकर यदि हम कहाँ पहुँचा दें, दूसरे पुष्प की स्टिग्मा पर पहुँचा दें, वर्तिकाग्र पर पहुँचा दें, यानी ये परागण की क्रिया तो हुई। और कैसा परागण हुआ, कृत्रिम परागण हुआ। मटर की खासियत है कि इसमें स्वपरागण तो होता ही है, आप चाहें तो कृत्रिम परागण आर्टिफिशियल पॉलिनेशन भी करा सकते हैं। इस तरह से एक लक्षण को ध्यान में रखते हुए संकरण कराया जाए तो ऐसे संकरण को एक गुण एक या एक संकर संकरण कहते हैं। इसके लिए हमने
मटर के पौधे का चुनाव किया क्योंकि मटर में 7 लक्षणों में से एक लक्षण उसके लंबाई का भी होता है। मटर का पौधा एक ऐसा पौधा होता है जो काफ़ी लंबा होता है। अगर ये पौधा 30 सेंटीमीटर का लंबा है तो इसी का बौना पौधा भी होता है जिसकी लंबाई इससे कम होती है, आकार में छोटा होता है। इसे डार्फ प्लांट कहते हैं और ये टाल प्लांट। तो हमने एक लक्षण लिया, लंबाई का लक्षण लिया, लंबाई का ही लक्षण लिया हमने। लंबाई में क्या हुआ, एक पौधा मटर का ऐसा है जो लंबा है, टाल है, और दूसरा पौधा ऐसा है जो बौना है, डार्फ है। तो इस तरह से लंबाई का एक लक्षण लिया और उसके आधार पर जब संकरण कराया गया तो क्या परिणाम मिलेगा, इसे हम देखते हैं। लंबा पौधा मटर का है, टाल प्लांट है, उसके युग्मक नर युग्मक होंगे। एक पौधा हमने लंबा पौधा मेल मान लिया और बौना पौधा फीमेल मान लिया। मेल का सिंबल ये है और इसका मतलब हुआ ये सिंबल कि ये पौधा फीमेल है। अब इसके परागकणों को बौने पौधे की स्टिग्मा पर पहुंचाया गया, परागण हुआ। कैसे? सबसे पहले हम गैमीट बनाते हैं। इस लंबे पौधे के गैमीट को हमने कैपिटल टी मान लिया क्योंकि टाल से हमने कैपिटल टी लिया। दूसरा डार्फ प्लांट जो बौना पौधा है उसके गैमीट स्मॉल टी होंगे। गैमीट हमेशा जो कैपिटल होता है उसी का स्मॉल लेटर में लिया जाता है। अब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, जब इनमें रिडक्शन डिवीजन होगा तो गैमीट में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी। यहाँ पर रिडक्शन डिवीजन हुआ और ये युग्मक बन गए, कैपिटल टी नर युग्मक और स्मॉल टी फीमेल गैमीट या मादा युग्मक। इनमें जब क्रॉस कराया गया तो इस कैपिटल टी का स्मॉल टी से कैपिटल टी स्मॉल टी बना, इसी कैपिटल टी का फिर स्मॉल टी से फिर कैपिटल टी स्मॉल टी बना, और फिर इस कैपिटल टी का इस स्मॉल टी से क्रॉस करने पर फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसी टी का फिर इस वाले से स्मॉल टी से क्रॉस करने पर कैपिटल टी स्मॉल टी। अर्थात जो भी पौधे प्राप्त हुए पहली जनरेशन में वो सभी पौधे कैसे होंगे, लंबे पौधे होंगे, लंबा तना वाला पौधा होगा। लेकिन इसमें स्मॉल टी का कैरेक्टर छिपा हुआ है। यहाँ पर ग्रेगर जॉन मेंडल ने सोचा कि जब हमने लंबे पौधे का संकरण बौने पौधे से कराया तो लंबे पौधे ही क्यों मिले, इसका बौनापन का कैरेक्टर या बौनापन का लक्षण कहाँ चला गया, ये उनके विशेष अध्ययन का कारण था। आगे अध्ययन को बढ़ाने के लिए दिमाग में बात आई कि जब बौना पौधा था तो पहली पीढ़ी में सभी पौधे लंबे ही क्यों हुए, बौनेपन का लक्षण क्यों नहीं आया। इसके ज्ञान के लिए, इसके आगे की जानकारी के लिए इन्होंने जो F1 पीढ़ी के प्राप्त पौधे थे जो सभी लंबे तने वाले थे उनमें स्वपरागण होने दिया, अपने आप से स्वपरागण होने दिया, स्वयं का पॉलिनेशन होने दिया। F1 पीढ़ी के पौधे जो भी प्राप्त हुए कैपिटल टी स्मॉल टी, ये पौधे देखने में लंबे थे लेकिन इनमें जीन छिपा हुआ था बौनेपन का। एक लक्षण प्रभावी था, चूँकि कैपिटल टी स्मॉल टी पर प्रभावी है इसलिए कैपिटल टी यानी लंबाई का ही लक्षण दिखाई पड़ेगा। स्मॉल टी बौनेपन का कैरेक्टर छिपा हुआ रहेगा क्योंकि स्मॉल टी रेसेसिव कैरेक्टर है। जब F1 पीढ़ी के प्राप्त पौधों में इन्होंने स्वपरागण होने दिया तो इससे युग्मक बने कैपिटल टी से कैपिटल टी स्मॉल टी, और इससे भी कैपिटल टी से कैपिटल टी स्मॉल टी। जब इनमें क्रॉस कराया गया तो इस कैपिटल टी से ये कैपिटल टी मिला तो कैपिटल टी, इसी कैपिटल टी से ये स्मॉल टी का क्रॉस हुआ तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इस स्मॉल टी से कैपिटल टी का क्रॉस हुआ तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और इस स्मॉल टी से स्मॉल टी का क्रॉस हुआ तो स्मॉल टी के पौधे प्राप्त हुए। अर्थात क्या हुआ, इस F1 जनरेशन के पौधों में जब स्वपरागण किया गया तो इससे जो अगली जनरेशन जिसे F2 जनरेशन कहेंगे, सेकेंड फिलियल जनरेशन जिसको F2 कहा जाता है, इससे जो पौधे मिले कैपिटल टी
कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। जो कैपिटल टी है वो प्योर टाल है, प्योर माने शुद्ध लंबा पौधा है, और जो स्मॉल टी है यह शुद्ध बौना पौधा है। अर्थात वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में छिप गया था, दिखाई नहीं पड़ा था, वह लक्षण F2 पीढ़ी में उपस्थित हो गया, पुनः दिखाई पड़ गया। इस तरह से मेंडल ने अपने प्रयोग के आधार पर, एक गुण संकरण के आधार पर ये रिजल्ट निकाले। और इस रिजल्ट को अगर देखा जाए तो जो फिनोटाइप रेशियो है, फिनोटाइप रेशियो कहते हैं लक्षण प्रारूप, और जीनोटाइप रेशियो कहते हैं जीन प्रारूप। तो जो लक्षण प्रारूप हुआ, लक्षण प्रारूप वो लक्षण होता है जो बाहर से दिखाई पड़ता है। जैसे कोई पौधा लंबा है तो आप उसको देख के बता देंगे लंबा है, कोई पौधा छोटा है उसे आप देख के बता देंगे बौना है। तो इस तरह से जो फिनोटाइप रेशियो अर्थात लक्षण प्रारूप मिला, वो देखे कैपिटल टी लंबा होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी भी लंबा होगा, लेकिन इसमें स्मॉल टी छिपा हुआ है, बौनेपन का कैरेक्टर छिपा हुआ है। तो लंबा तो होगा लेकिन इसको शुद्ध लंबा नहीं कह सकते, ये कहलागा संकर, हाइब्रिड टाल। और जो स्मॉल टी है ये शुद्ध बौना पौधा होगा। तो जो लक्षण यहाँ छिप गया था वह लक्षण यहाँ पर प्रकट हो जाता है। तो एक गुण संकरण जब हम एक लक्षण के आधार पर क्रॉस कराते हैं, किसी एक लक्षण को लेकर संकरण कराते हैं, तो ऐसे संकरण को एक संकर संकरण के नाम से जाना जाता है। तो मेंडल के एक गुण संकरण में 3:1 का अनुपात प्राप्त हुआ, अर्थात 3 पौधे ऐसे थे जो लंबे थे। तो फिनोटाइप यानी इनका जो लक्षण प्रारूप था वह 3:1, 3 पौधे लंबे और 1 पौधा छोटा। लेकिन जो जीनोटाइप अनुपात था वह 1 शुद्ध लंबा, 1 शुद्ध बौना और 2 पौधे लंबे तो थे, लेकिन वो संकर लंबे थे क्योंकि इनमें डार्फनेस का, बौनेपन का जीन छिपा हुआ था। तो ये जीनोटाइप अनुपात 1:2:1 का प्राप्त हुआ। इस तरह से ये हो गया मोनो हाइब्रिड क्रॉस, एक गुण संकरण। इसके आधार पर हम मेंडल के प्रभाविकता के नियम को और पृथक्करण के नियम को समझा सकते हैं, जो आगे बताएंगे। अब जो दूसरा है डाई हाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकर संकरण, जिसके आधार पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को समझाया जा सकता है, स्वतंत्र अभ्यूहन के नियम को समझाया जा सकता है। तो आप समझेंगे द्विगुण संकरण। नाम से स्पष्ट है कि ऐसा संकरण जो 2 गुणों को, 2 लक्षणों को लेकर कराया जाता है, ऐसा संकरण जो 2 लक्षणों को ध्यान में रखते हुए कराया जाता है, 2 विरोधी लक्षणों को ध्यान में रखते हुए कराया जाता है, ऐसे संकरण को द्विगुण संकरण या डाई हाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। जब 2 विरोधी लक्षण के आधार पर संकरण कराया जाए तो ऐसे संकरण को डाई हाइब्रिड क्रॉस के नाम से जाना जाता है। इसके लिए क्या किया, आप जानते हैं मटर के बीज, आपने देखा होगा मटर गोल और झुर्रीदार होती है, मटर सफ़ेद या पीली और गोल होती है। तो मटर के बीज को उन्होंने लिया क्योंकि आप जानते हैं मटर के बीज गोल और पीले हो सकते हैं, झुर्रीदार और हरे हो सकते हैं। गोल को कहा जाता है राउंड, झुर्रीदार को कहा जाता है रिंकल्ड, पीले को कहा जाता है येलो और हरे को कहा जाता है ग्रीन। तब यहाँ एक हो गया बीज के आकार का लक्षण और दूसरा हो गया बीज के रंग का लक्षण। 2 विरोधी लक्षण एक साथ ले लिए गए, बीज का आकार गोल और झुर्रीदार और बीज का रंग पीला और हरा। अब 2 विरोधी लक्षणों को ध्यान में रखते हुए संकरण कराया, गोल और पीला बीज वाली मटर, हरी और झुर्रीदार बीज वाली मटर। तो क्या किया गया, गोल, राउंड, पीला, येलो। तो गोल में गैमीट क्या होंगे, जनक में RR, YY, कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल Y। राउंड से R लिया गया और येलो से Y लिया गया। इसी प्रकार हरा और झुर्रीदार का ये जो हमने जनक के गैमीट बनाए हैं वो स्मॉल की जगह R, कैपिटल की जगह में स्मॉल r हो जाएंगे, कैपिटल R की जगह में स्मॉल r और कैपिटल Y की जगह में स्मॉल y। अब इस जनक में जब रिडक्शन डिवीजन हुआ तो उससे युग्मक क्या बने, कैपिटल R
और कैपिटल वाई गोल और पीले बीज वाले में, हरे और झुर्रीदार वाले में जो रिडक्शन डिवीजन के बाद बने गैमीट वो स्मॉल आर और स्मॉल वाई होंगे। इनके बीच जब क्रॉस कराया गया तो इससे जो F1 जनरेशन मिलेगी वो कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई गोल और पीले बीज वाले पौधे प्राप्त होंगे। अब इनसे युग्मक बनाना चाहें, देखिए युग्मक बनाएंगे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। एक को हमने मेल मान लिया और एक पौधे को फीमेल मान लिया। जब इससे युग्मक बनाएंगे तो इससे क्या बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। इसी प्रकार इधर भी बनेंगे। अगर इनसे हम क्रॉस कराएंगे तो यह क्रॉस काफ़ी जटिल हो जाएगा, क्रॉस काफ़ी कठिन हो जाएगा। इस कठिनाई से बचने के लिए हम पुनेट स्क्वायर की मदद लेते हैं। पुनेट स्क्वायर, अब पुनेट स्क्वायर में क्या करेंगे, इस तरह से स्क्वायर शेप बनाएंगे। एक तरफ नर युग्मकों को लिखेंगे और एक तरफ मादा युग्मकों को लिखेंगे। नर और मादा युग्मक को इस प्रकार से इस पे व्यवस्थित करेंगे। नर युग्मक क्या बने, कैपिटल आर, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इससे कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ऐसे ही हमने नर युग्मकों को, मेल गैमीट्स को लिखा और ऐसे ही फीमेल गैमीट को लिखा। अब इनमें आपस में जब क्रॉस होगा तो इस क्रॉस को बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं, स्वयं कर सकते हैं। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई हो जाएगा। इसी प्रकार इस कैपिटल आर कैपिटल वाई को कैपिटल आर स्मॉल वाई से करेंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसी प्रकार से कैपिटल आर कैपिटल वाई को स्मॉल आर कैपिटल वाई से करेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई प्राप्त होगा। इसी प्रकार से इसी को फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई को स्मॉल वाई से क्रॉस करेंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई पड़ेगा, प्राप्त होगा। ऐसे ही हम पूरे 16 खानों को क्रॉस कराकर भर सकते हैं। इस लाइन में आएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल वाई को कैपिटल वाई से, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई को कैपिटल आर स्मॉल वाई से, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई को स्मॉल आर कैपिटल वाई से। ऐसे ही क्रॉस करा करके हम इसके पूरे खानों को आसानी से भर सकते हैं। जब ये पूरा बन जाएगा, आप स्वयं देखिए करके आसानी से बना सकते हैं। इसको कई बार बनाएंगे। ये युग्मकों को अगर ध्यान रखते हैं, इनमें गलतियां नहीं करते हैं, तो आपके जो रिजल्ट प्राप्त होंगे बिल्कुल एक्यूरेट और सही होंगे। इस तरह से अब हम काउंट करते हैं ऐसे कितने खाने हैं जिनमें कैपिटल आर और कैपिटल वाई उपस्थित है। तो देखिए जब पूरा भर जाएगा, ये कैलकुलेशन करने के बाद पूरा भर लेंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई को यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ भी है, कैपिटल आर कैपिटल वाई यहाँ भी है, यहाँ पे कैपिटल आर तो है मगर कैपिटल वाई नहीं, इसलिए नहीं इसको गिनेंगे। कैपिटल आर कैपिटल वाई यहाँ भी है, यहाँ कैपिटल आर तो है मगर कैपिटल वाई नहीं है, इसलिए नहीं लेंगे। कैपिटल आर कैपिटल वाई यहाँ है, कैपिटल आर कैपिटल वाई यहाँ है और कैपिटल आर कैपिटल वाई यहाँ है। इस प्रकार से कैपिटल आर कैपिटल वाई वाले कुल 9 खाने दिखाई पड़े और कैपिटल आर कैपिटल वाई का मतलब गोल एवं पीला, यानी गोल और पीले बीज वाले जो पौधे हैं वो 9 मिले। उसके बाद फिर आते हैं कैपिटल आर स्मॉल वाई पर। अब कैपिटल आर स्मॉल वाई को हमने कैपिटल आर कैपिटल वाई को 9 प्राप्त किया। अब कैपिटल आर स्मॉल वाई के कितने हैं, तो कैपिटल आर स्मॉल वाई कहाँ कहाँ है। कैपिटल आर स्मॉल वाई देखिए, कैपिटल आर है, स्मॉल वाई है, यहाँ पर 1, कैपिटल आर स्मॉल वाई यहाँ भी है 2 और कैपिटल आर स्मॉल वाई यहाँ है 3, अर्थात कैपिटल आर स्मॉल वाई 3 गोल एवं हरे होंगे। कैपिटल माने आर माने राउंड, वाई माने ग्रीन, तो कैपिटल आर स्मॉल वाई वाले 3 पौधे गोल एवं हरा। इसी प्रकार से अब स्मॉल आर कैपिटल वाई को काउंट करेंगे। स्मॉल आर कैपिटल वाई, एक ये देखिए स्मॉल आर कैपिटल वाई, एक ये है स्मॉल आर कैपिटल वाई, इसमें स्मॉल आर भी है कैपिटल वाई भी है और एक स्मॉल आर कैपिटल वाई ये है। इस प्रकार से स्मॉल आर कैपिटल वाई के भी 3 होंगे। स्मॉल आर माने झुर्रीदार, वाई माने येलो पीला, तो झुर्रीदार और पीले 3 होंगे। इसी प्रकार से स्मॉल आर स्मॉल वाई को काउंट करते हैं
तो वह मात्र एक ऐसा खाना है जहाँ पर स्मॉल आर और स्मॉल वाई मौजूद है, अर्थात झुर्रीदार एवं हरा एक होगा। इस प्रकार से मेंडल के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अभ्यूहन के नियम के अनुसार जो फिनोटाइप रेशियो मिला, लक्षण प्रारूप मिला, वो 9:3:3:1, जिसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 9:3:3 एंड 1। अब देखिए 9 3 12 3 15 16 पूरा हिसाब आ गया, अर्थात कैपिटल आर कैपिटल वाई 9 है, कैपिटल आर स्मॉल वाई 3 है, स्मॉल आर कैपिटल वाई 3 है और स्मॉल आर स्मॉल वाई 1 है। इसका मतलब क्या हुआ, गोल और पीले बीज वाले 9, गोल और हरे वाले 3, झुर्रीदार और पीले वाले 3 और झुर्रीदार एवं हरे वाले 1। यह रेशियो फिनोटाइप कहलाएगा, जिसे हम लक्षण प्रारूप कहते हैं। तो फिनोटिपिक रेशियो डाइहाइब्रिड क्रॉस में 9:3:3:1 आएगा। इसी प्रकार से जीनोटाइप रेशियो यदि काउंट करेंगे तो आप पाएंगे 1:2:2:1, 4:2:1:2:1, ये कहलाएगा जीनोटाइप। इसको काउंट करेंगे तो जीनोटाइप रेशियो भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से मेंडल के शुरुआत की बातों को जानने के बाद, जिसको वीडियो 1 में आपने देखा है, सेकेंड पार्ट में आपने आज जान लिया कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर मेंडल के 2 नियम आधारित हैं, एक लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जबकि डाइहाइब्रिड क्रॉस पर मेंडल के एक ही नियम को उस पर बेस किया गया है, जिसे हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम कहते हैं। इस प्रकार से मेंडल के जो 3 आनुवांशिकता के नियम थे, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस थे, वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित थे। अगले वीडियो के माध्यम से हम आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी प्रभाविकता का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पृथक्करण का नियम और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को पुनः समझाएंगे। इसे समझने के पहले कुछ और भी क्रॉस हैं, इनके बारे में भी जानना जरूरी है। जैसे पहला एक क्रॉस जो कहलाता बैक क्रॉस। क्या होता बैक क्रॉस, इसको समझना है। दूसरा एक है रेसिप्रोकल क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस, इसको समझना है। और तीसरा एक बड़ा महत्वपूर्ण क्रॉस है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, टेस्ट क्रॉस, परीक्षण संकरण। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इनको भी बहुत ज़रूरी है समझना। इसके अलावा मेंडल का जो पहला नियम, जिसे हम लॉ ऑफ डोमिनेंस के नाम से जानते हैं, प्रभाविकता के नियम के नाम से जानते हैं, इसमें भी इस नियम के विचलन हैं। जो इस नियम को, लॉ ऑफ डोमिनेंस को नहीं फॉलो करते हैं, उनको भी पढ़ना है। उनमें पहला विचलन जिसे कहते हैं अपूर्ण प्रभाविकता, पहला है अपूर्ण प्रभाविता। इनकम्प्लीट डोमिनेंस को समझना है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जो कि मेंडल के प्रथम नियम प्रभाविकता के नियम का अपवाद है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और दूसरा पढ़ना है सह प्रभाविता, इसके बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता। दूसरा पढ़ना है सह प्रभाविता, जिसे हम को डोमिनेंस कहते हैं। तो कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जो मेंडल के नियम का पूर्ण रूप से पालन नहीं करते हैं, मेंडल के नियम के विचलन कहलाते हैं। और ख़ास करके लॉ ऑफ डोमिनेंस के विचलन है इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस। इसके बारे में अगले वीडियो में समझाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।